हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे बच्चों, मेरे पकड़ो, मेरे लाडलो। चलिए, वेलकम एवरीबॉडी। और आज के लेक्चर में हम लोग एज यू कैन सी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों डाई ऑक्सीजन। आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में वाइट बोर्ड के ऊपर डाई ऑक्सीजन से रिलेटेड, डाई ऑक्सीजन के पहले ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड्स, हेलाइड्स, वो सब हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आता है वो कहलाता है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन मतलब हम लोग सब जानते हैं व्हाट इज डाई ऑक्सीजन प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे बच्चों, मेरे राज दुलारो। डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज O2। नाउ बेसिकली प्रिस्ले और शील ने हाई, जिसको बोलना चाहिए, कुछ कंपाउंड्स को सूटेबल हीटिंग करके डाई ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाए थे। तो प्रेस्ली एंड शील ऑब्टेन्ड डाई ऑक्सीजन बाय हीटिंग सूटेबल ऑक्सीजन कंपाउंड्स। जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को सूटेबल टेम्परेचर पे बढ़िया तरीके से हीट करो, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। मैं आगे आपको सिखाऊंगा कैसे, ये मत सोचो कि अरे सर ने नहीं सिखाया, अभी सिखाऊंगा आगे। शील कॉल्ड इट वाइटल एयर और फायर एयर। भाई हमारे पड़ोसी, जब हम आईफोन लेते तो हमारे पड़ोसियों की जलती है, ठीक है। जब हम बाबू सोना के साथ घूमते तो पड़ोसियों की जलती है। ठीक उसी तरह पड़ोसियों की जलाने के लिए जैसे बाबू सोना या आईफोन की ज़रूरत है, वैसे दुनिया में आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए हमारे शील ने बोला कि भैया इसको फायर एयर भी बोलते हैं, या इसको आप लोग वाइटल एयर के नाम से भी जान सकते हो। फिर हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक और आदमी आया जिसका नाम था लेवॉइसर। इन्होंने बहुत सारे केस कांड करे हैं हमारी केमिस्ट्री में, उसमें से एक कांड लेवॉइसर ने और किया। क्या किया लेवॉइसर ने आके बोला कि भाई ये एक ऐसी एलिमेंट है, ये एक ऐसी गैस है जो इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। सर किस किस का? एसिड का। और बाद में इसीलिए इसका नाम रख दिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सस। ऑक्सीजन जो वर्ड निकला है वो निकला है किससे? ऑक्सस से। एंड ऑक्सस का मतलब होता है लाडलो एसिड। ऑक्सस का मतलब क्या होता है? एसिड। एंड जेन, ये जो जेन है, जेन का मतलब होता है जेनेसिस। जेन का मतलब क्या होता है? जेनेसिस, मतलब एसिड जेनेसिस, जो एसिड को बनाए। तो ऑक्सीजन इज बेसिकली एन एसिड मेकर। अब देखो कितनी बढ़िया बात हमें समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। नौ प्यारे बच्चों, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जो हमारे शील थे, है ना, और हमारे जो प्रिस्ले थे, इनको ऑक्सीजन कैसे मिला? इन्होंने क्या करा? इन्होंने सूटेबल ऑक्सीजन कंपाउंड को हीट करा। कैसे? तुम्हारे पास में अगर कोई ऑक्साइड्स है, सर ऑक्साइड्स का मतलब, जैसे देखो तुम्हारे पास में यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड है HgO, तुम्हारे यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, इनको सूटेबल टेम्परेचर पे हीट कर दो। तो हीटिंग की वजह से क्या होगा? मेटल मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्निक आपने यूज करी है, ये आपने देखो यहाँ पर मरकरी के लिए यूज करी है, आपने यहाँ पर सिल्वर के लिए यूज करी है। बेसिकली ये मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पार्ट में आते हैं, मतलब दीज आर समवॉट कॉल्ड एज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और दूसरी समझने वाली बात पता है इसके बारे में क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आने का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, मतलब मेटल कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, बट इन्हें इजीली ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब जब ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो सकते तो ये रिड्यूस हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर साइड में होते हैं, दे मे बी इजीली रिड्यूस्ड, मतलब इनका रिडक्शन आसान है। और भाई साहब आप देखो ना, जब तुम मरकरी से ऑक्सीजन हटा रहे हो तो ये रिड्यूस ही तो हुआ, तो इनको रिड्यूस करना आसान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें समझना जरूरी था। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अरे रुक भाई, नहीं हम नए हैं इसका मतलब थोड़ी बेइज्जती करवा देगा, तो बहुत ही बेइज्जती करवा दी वैसे तो। सॉरी बकुड़ो, अभी अभी उतरे हैं इसके जमाने में। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ग्रेट।
आगे बढ़ते हैं और स्लाइड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहां देखो प्यारे बच्चों, अब यहां देखो, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड्स। हायर ऑक्साइड्स मतलब अब यहां पर आप ऐसे मेटल ले रहे हो जो थोड़े रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। इनको अच्छा खासा हीट करना है, अच्छा खासा हीट करना है, मतलब थर्मली डीकंपोज करना है। जब आप इनको थर्मली डीकंपोज करोगे तो देखो पूरी तरीके से डीकंपोजिशन नहीं हो रहा है। जैसे आपने वहां पर देखा था, अगर तुम्हारे पास में 2 मोल्स ऑफ Ag2O है तो ये 4 Ag अलग हो गए थे और ऑक्सीजन अलग हो गए थे, मतलब ये 100% रिड्यूस हो गया था। लेकिन क्योंकि ये हायर ऑक्साइड्स हैं, प्लस ये मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़े हायर एंड पर नजर आते हैं, इन्हें मैं पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए आप देखो, इसमें अभी 6 ऑक्सीजन्स थे, 4 यहां रह गए, 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए, मतलब पूरा ऑक्सीजन बाहर नहीं निकला। यहां देखो 4 2 8, यहां पर 8 ऑक्सीजन थे, 2 ही बाहर निकले, 6 ऑक्सीजन फिर अंदर रह गए। यहां देखो 2 2 4, 4 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन बाहर निकल के 2 ऑक्सीजन अंदर रह गए। तो दैट इज नॉट कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन आप ये कर सकते हो। अच्छा, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन MnO2। जब तुम्हारे पास में मैग्नीज ऑक्साइड रहेगा, यही वाला जो तुमने ऊपर लिया था, ये वाला, जब ये मैग्नीज ऑक्साइड लोगे और जब इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे, देखो क्या होगा। यहां से तुम्हारे 2 SO4 2 मैग्नीज के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ MnSO4 बना लेंगे। अब यहां पर टेक्निकली 2 2 4, यहां पर 4 ऑक्सीजन बचे और यहां पर 4 हाइड्रोजन बचे। लेकिन हम लोग जानते हैं वाटर तो 2:1 के रेशो में बनता है। वाटर में 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन पर यहां से आपको 2 ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी, तो ये तुम्हारा वाटर बन गया। अब वहां पर 4 में से जो 2 ऑक्सीजन बची, ये ऑक्सीजन गैस बन के अलग हो जाएगी। अच्छी रिएक्शन है। अगली तो बहुत ही ईजी है। सोडियम परऑक्साइड को अगर तुमने, या परऑक्साइड की जगह ओजोन भी ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम लोग परऑक्साइड लेते हैं Na2O2। Na2O2 का ट्रीटमेंट जब मैं वाटर के साथ करूंगा तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां पर से 2 ऑक्सीजन बाहर निकलकर O2 गैस बना लेंगे। अब यहां पर वाटर के 2 ऑक्सीजन और यहां पर मौजूद 2 ऑक्सीजन और ये 4 नाइट्रोजन सोडियम और 4 हाइड्रोजन मिलकर NaOH बना लेंगे। तो ये भी एक अच्छी केमिकल रिएक्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई डोंट थिंक इतना कोई सवाल इन पर आने वाले हैं। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम सॉल्ट्स। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग जो देखने वाले हैं हमारे डाई ऑक्सीजन की, इज फ्रॉम सॉल्ट्स। देखो, जो तुम्हारे पास में NaNO3 है, अल्काइल नाइट्रेट्स, या तुम्हारे पास में पोटेशियम नाइट्रेट है, जब तुम इसको हीट कर दोगे तो बेसिकली हीट करने पर क्या होगा, यहां पर जो 6 ऑक्सीजन थे, 6 में से 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे और 4 ऑक्सीजन अंदर रह जाएंगे। यहां पर भी आप देखो, तुम्हारे पास में 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए, 4 ऑक्सीजन अंदर रह गए, मतलब बस ऑक्सीजन निकालना है, नाइट्रेट को नाइट्राइट बना देना है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, इजी केमिकल रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तुम्हारे पास में। देखो, अब तुम्हारे पास में ये जो है, दीज आर वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि तुम्हारा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, ये तुम्हारे क्या है, बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट KClO3 को भी मैं यहां पर लूंगा। आपको क्या करना है, इनको डिकम्पोज करना है। देखो, जैसे ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, एंड ये सरफेस केमिस्ट्री में भी पूछी जाती है, सरफेस केमिस्ट्री में भी ये पूछी जाती है, इसको केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा गया है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 जगह देखी गई है। तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 को जब आप 400 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप कर देंगे तो यहां पर अगेन 6 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे। इनफैक्ट पूरे के पूरे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। मैंने एरो सही बनाया था, गलत बोल दिया, पूरे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। 3 मोल्स ऑफ O2 बन गए। भाई देखो, टोटल यहां पर 6 ऑक्सीजन है, 3 2 6, तो 3 मोल्स ऑफ O2 बाहर हो गए। अब वहां पर क्या बचा, 2 मोल्स ऑफ KCl। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। KMnO4 को 2 मोल्स लेकर जब आप 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे
तो ये 2 पोटेशियम अब K2 बन जाएंगे, 1 Mn यहाँ रह जाएगा और 4 ऑक्सीजन लग जाएंगे। अब यहाँ पर 1 Mn और बचा क्योंकि यहाँ पर 2 Mn थे, तो 1 Mn यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 4 2 8 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन यहाँ लग गए, 4 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ लग गए। अब 2 ऑक्सीजन और बचे, वो 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। इजी है, इजी है, रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो वही होगा, 4 मोल्स ऑफ K2 यहीं का यहीं रह जाएगा, 2 Cr में से 1 Cr यहां आ जाएगा, 7 4 28 ऑक्सीजन में से 16 ऑक्सीजन यहां रह जाएंगे, 28 में से 16 ऑक्सीजन यहां रह जाएंगे, बचे 12 ऑक्सीजन। और वहां पर तुम्हारे 4 2 8 क्रोमियम थे, 8 में से 4 यहां रह गए, 4 क्रोमियम बचे, 4 क्रोमियम 2 मोल्स ऑफ Cr2O3 बना के हो जाएंगे, क्रोमियम खत्म, अब बचे 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बन के बाहर। इजी रिएक्शन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो गाइस लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी वही है जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे। अगर आप चाहें तो आप लोग हमारे ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, इज हीटिंग बाय द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट and manganese dioxide in the ratio of 4:1. KClO3 evolves oxygen at 375 degrees Celsius. At this temperature, it melts and gets converted into potassium perchlorate, which is decomposes at higher temperature to evolve oxygen. When MnO2 is added, it starts giving oxygen at 250 degrees and MnO2 acts as a catalyst. मतलब ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा आपके सामने वो ये है, यहाँ देखो इसको, यहाँ देखो इसको, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। देखो इस रिएक्शन को जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसको मैं यहाँ पढ़ने की जगह, लिखवाने की जगह इसको रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूँ तो मज़ा आएगा। देखो तुमने पोटेशियम क्लोरेट ले लिया 4 मोल्स ऑफ KClO3, इसको हमने हीट करा तो KCl बाहर हो गया, एक KCl बाहर हो गया, अब यहाँ पर 3 KClO4 बचा, इसको बोलते हैं पोटेशियम परक्लोरेट। अब इस पोटेशियम परक्लोरेट को जब मैं 650 डिग्री पर वापस हीट करूंगा तो KCl अलग हो जाएगा और 2O2 बाहर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो एक ये केमिकल रिएक्शन भी अच्छी है, आप चाहें तो सिर्फ इस केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब हम कमर्शियल मेथड्स की तरफ चलते हैं। गाइस कमर्शियल मेथड तो आप लोग जानते ही हो, इसमें ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है हमें। अब जब कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में बनानी पड़ेगी आप लोगों को तो आप मुझे खुद बताओ रॉ मटेरियल कैसा लोगे? भाई रॉ मटेरियल तो हमको आसान लेना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, लिक्विड एयर में से निकाल लेते हैं। मतलब जो हवा है इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर -30 डिग्री, -40, -50 डिग्री पर ले जाया जाता है। इसलिए इसमें मौजूद तुम्हारी सारी की सारी गैसेस, जैसे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा नाइट्रोजन और तुम्हारा ऑक्सीजन, ये सब लिक्विफाई हो जाता है। अब लिक्विफाई होने के बाद आप लोग क्या करते हैं, तुम्हारा डाई नाइट्रोजन भी लिक्विफाई हो जाता है। अब देखो जब आप लिक्विफिकेशन करते हो तो लिक्विफिकेशन करने के वक्त सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हटा दिया जाता है। आपने सारी गैसेस को लिक्विफाई कर लिया, अब उसमें मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तुमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं देखता हूं कि मेरा जो नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, 77 केल्विन। तो अगला नंबर नाइट्रोजन का रहेगा और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे ऑक्सीजन का है। मतलब ऑक्सीजन 90 केल्विन तक लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन 90 डिग्री के पहले 77 केल्विन पर, सॉरी 90 केल्विन कर पहले 77 केल्विन पर नाइट्रोजन बॉईल हो जाता है। मतलब जैसे तुम टेम्परेचर 77 या 78 या 80 तक लाओगे, नाइट्रोजन भी एयर बन के उड़ जाएगा, नाइट्रोजन भी गैस बन के उड़ जाएगा। अब तुम्हारे पास में लिक्विड क्या रह गई, सिर्फ ऑक्सीजन। तो लास्ट में तुम्हारे पास में ऑक्सीजन रह जाती है। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम लोग क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ईजी है। दूसरा भाई, इस दुनिया में पानी की कमी तो है नहीं, हम नहाते धोते नहीं है, ये बात अलग बात है, लेकिन यूजुअली इस दुनिया में पानी की कमी है नहीं। क्या करो, वाटर को एक कंटेनर के अंदर लो, इलेक्ट्रोलिसिस करो एट अ वेरी हाई वोल्टेज,
इसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा वोल्ट का करंट लगता है, तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लेना पड़ता है। हाई वोल्टेज में ये दोनों गैसेस अलग हो जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन तुमको एनोड से निकलती हुई दिखाई देगी, हाइड्रोजन तुम लोगों को कैथोड से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और बाद में ऑक्सीजन को ये देखो लिख दिया मैंने, एनोड पे आप चाहो तो अलग कलेक्ट कर सकते हो। इजी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात, कोई ज़्यादा सोचने या समझने वाली बातें नहीं है। ना गाइस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ऑक्सीजन की देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकासुरो, मेरे लाडलो, मेरे गुलगुलो, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। वाह 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 वाह। यूजुअली तो जब आपके पास में ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होगी तो बेटा ये पेल ब्लू कलर की होगी, इसको स्टार बना के लिख लेना, ये एक जरूरी चीज है, ये एक जरूरी चीज है। ये पेल ब्लू कलर की होती है जब ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तब ये ब्लू कलर की हो जाती है। मतलब कि अगर ये गैस है तो कलरलेस है, ये अगर गैशियस फॉर्म में है तो कलरलेस है, लेकिन अगर ये लिक्विफाई हो गई तो पेल ब्लू, हल्का हल्का ब्लू कलर आने लगेगा। लेकिन अगर सॉलिड हो गई तो पूरी ब्लू हो जाएगी। समझ गए बात को। सेकेंड, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। गाइस इस पॉइंट को स्टार बना के लिख लो, ये एमसीक्यू में आने का चांस रखता है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट सोचने वाला है। अगर हम सोचे, हमको लगता है कि यार ऑक्सीजन तो पानी के अंदर होती है तभी तो एक्वेटिक लाइफ जिंदा है, तभी तो पानी के अंदर मौजूद हर ऑर्गेनिज्म जिंदा है, बढ़िया एक्वेटिक लाइफ चल रही है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो तुम्हारी ऑक्सीजन होती है वो वाटर के अंदर बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होती है। यानी अगर तुम्हारे पास में 100 ml पानी है ना, तो तुमको 100 ml पानी में मात्र 3 ml के आसपास ऑक्सीजन गैस मिलेगी। सोचो सोचो, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सिर्फ 3% के आसपास की है, मोटे मोटे तौर पर। यानी अगर तुम्हारे पास में 1 लीटर पानी है तो उसमें 30 ml ही ऑक्सीजन होगी। तो इसका मतलब यह है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाने चाहिए? नहीं। भगवान का क्रिएशन देखो, उन्होंने इतनी गैस सफिशिएंट रखी है जो एक्वेटिक लाइफ को और मरीन लाइफ को उसके अंदर जिंदा रख सके। इसीलिए ह्यूमन बीइंग पानी में जिंदा नहीं रहता, रहेगा भी कैसे, हमारे पास लंग्स होते हैं। लेकिन अगर एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर जिंदा है, तो उसको आप मान के चलो कोई ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। 3% ऑक्सीजन पानी में उसके लिए सफिशिएंट है। इसीलिए मैंने बोला था इस पॉइंट को स्टार बना के लिख लो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसका लिक्विफाइज आपको मालूम है 90 केल्विन पर ये लिक्विफाई हो जाता है और 55 डिग्री केल्विन पर ये फ्रीज हो जाता है। नाइट्रोजन का भी याद रखना, नाइट्रोजन का भी याद रखना, उसका 77 केल्विन पर वो लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो। लिख लिया, आगे बढ़े। अच्छा, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये तो हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पढ़े नहीं है। मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास में डिफरेंस है। ध्यान रखना, इसके अंदर आपको 8 न्यूट्रॉन्स दिखाई देते हैं, 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें मेरे प्यारे बच्चों तुमको 9 न्यूट्रॉन दिखाई देंगे। ध्यान रखना, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। ठीक है, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों तुमको इसमें 10 न्यूट्रॉन्स दिखाई देते हैं, 8 प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। तो कोई अगर पूछ सकता है आपसे कि भाई ये तीनों आइसोटोप्स जो हैं ये किस फॉर्म में एक दूसरे से डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे इन द टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 भयानक इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए, क्योंकि जब तुम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप बोलते हो सर ऑक्सीजन के 2 एटम लिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड, इनने एक शेयरिंग कर ली, ये इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड, इनने शेयरिंग कर ली। तो बेसिकली अब इस ऑक्सीजन के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से जब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीजन के अंदर देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फिर इस हिसाब से तो इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अगर किसी के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो उसको तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अब भैया ये तो बोल रहा है कि ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक कैसे है? तो ध्यान रखना आप लोगों को यहां पर यूज करना पड़ेगा एक वर्ड जो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, वाई इट इज पैरामैग्नेटिक, यह कैसे प्रूफ हुआ? तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों? कैसे? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाएंगे तो आप एक ऑक्सीजन यहां लेंगे, एटॉमिक नंबर 8, ये आप इसका 1s बनाएंगे, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये आप दूसरा ऑक्सीजन लेंगे, इस दूसरे ऑक्सीजन के भी आप 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, फिर ये दोनों 1s कंबाइन होंगे इस तरीके से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बता रहा हूँ। ये बनेगा सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये सब आपको बनाना आता है? ये 1s हो गया। फिर आप ऑक्सीजन का यहाँ पर 2s बनाएंगे, फिर आप ऑक्सीजन का यहाँ पर 2s बनाएंगे, इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये दोनों कंबाइन होके एक लोअर एनर्जी लेवल वाला सिग्मा 2s बनाएंगे, जो कि ये कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये वाला कहलाता है एंटी बॉन्डिंग, ये वाला कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये बॉन्ड तोड़ने का काम करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा रखनी पड़ती। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला मैं यहां बना रहा हूं, ये इसका 2p हो गया, 2px 2py 2pz, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसका भी मैंने बना दिया 2px 2py 2pz, इसका 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कंबाइन हुए, प्यारे बच्चों। तो कंबाइन होकर नीचे तुमको क्या मिलेगा? सिग्मा 2pz, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर तुम्हें यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पाई 2px पाई 2py, इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप देखो टोटल इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 6 तो यहां भर गए। अब यहां पर क्या बचेगा तुम्हारे पास में? सिग्मा स्टार 2px, सॉरी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब आप देखो ये अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप देख सकते हैं कि इसका 2 पाई पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, देखो। एंड इस वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट आपको कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हम आगे बढ़ सकते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खुल नहीं रहा है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 सबको क्लियर हो गया। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं एंड अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। गाइस मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जब मैंने तुमको ऑक्सीजन के हेलाइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स पढ़ा था, तब मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि भाई ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है,
इसीलिए ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। कितनी? लगभग 493.4 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक बार अगर आपने इसके इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के बाद इससे इतनी एनर्जी निकलेगी, इससे इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि बाद में आने वाले डाइऑक्सीजन अपने आप ही टूटते जाएंगे और एनर्जी रिलीज करते जाएंगे, और जिसके साथ भी इनको रिएक्शन करना है उसके साथ में ये रिएक्शन करते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, रिएक्शन करते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर तुमने एक बार एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड कर दी तो केमिकल रिएक्शन अगर एक बार इनिशिएट हो गई फिर ये अपने आप चल जाती है। इसीलिए बोलते हैं हाउएवर व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट इट कंटिन्यूज ऑन इट ओन, फिर ये अपने आप ही चलती रहेगी। एंड दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन आर सो एक्सोथर्मिक। जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है और इतनी हीट लिबरेट करता है कि पूरी रिएक्शन के पास में सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है आगे की रिएक्शन को कैरी करने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नाउ सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि थोड़ी थोड़ी बकवास टाइप की है, लेकिन तुम लोगों को मेरे को पुराना जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इज द एक्शन ऑफ लिथमस। भाई लिथमस क्या करता है? एसिडिटी बेसिसिटी बताता है। तो अगर कोई लिथमस पे न्यूट्रल है मतलब ऑक्सीजन एक न्यूट्रल गैस है, ऑक्सीजन एक न्यूट्रल गैस है। बात समझ में आ रही है लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे बकासुरो? अगला, इट इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी किसी भी चीज को कंबस्ट करना है तो ऑक्सीजन के बिना जरूरी मतलब पॉसिबल ही नहीं। जैसे मान लो तुमको मीथेन का कंबशन करना है तो भाई मीथेन के कंबशन के लिए जब तक तुम ऑक्सीजन नहीं लाओगे ये कंबस्ट होकर CO2 और H2O और एनर्जी कैसे रिलीज करेगा? आप मुझे बताओ ना। इट इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब ऑक्सीडेशन, भाई नाम में ही ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन क्या बिना ऑक्सीजन के हो सकता है? कदापि नहीं। तो बेसिकली डाइऑक्सीजन एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना लेकिन दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भले ही मेटल को ऑक्सीडाइज करना हो, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करना हो या किसी पूरे के पूरे कंपाउंड को ही क्यों ना ऑक्सीडाइज करना हो, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, चलो पहली रिएक्शन अपन मेटल के साथ पढ़ के देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यूजुअली तुम्हारा जो डाइऑक्सीजन होता है ये कंबाइन करता है विथ मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ध्यान रखना कुछ ऐसे नोबल मेटल्स हैं स्पेसिफिकली गोल्ड एंड प्लेटिनम जो कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होते। तभी तो हम लोग गले में सोने की चेन पहन सकते हैं, हाथ में प्लेटिनम की रिंग पहन सकते हैं। यूजुअली सिल्वर पर भी ऑक्सीजन का इतना कोई खास असर नहीं होता। सिल्वर पर जो काली लेयर बनती है वो सल्फाइड की वजह से बनती है पर वो कोरोड हो जाता है। बट सिल्वर और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम तो उतने भी नहीं होते। तो सिल्वर और गोल्ड को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स डाइऑक्सीजन के साथ में अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस करके देख लेते हैं। जैसे मान लो बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल है, कोई मेटल बहुत ही ज्यादा मेटल है, क्या बोल रहा हूं, कोई मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लोग बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ये तो सीधा सीधा ऑक्सीजन के साथ इनके रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। बताओ, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ O2 रिएक्ट टू फॉर्म Na2O। समझ गए बात को? लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर मैंने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ना रखते हुए 575 केल्विन पर अगर इन दोनों को एक चेंबर में डाल के हीट कर दिया तब बेटा ये नॉर्मल मोनो ऑक्साइड ना बनाते हुए ये सिंपल
मोनो ऑक्साइड ना बनाते हुए परऑक्साइड बना लेगा, इट विल फॉर्म सोडियम परऑक्साइड। तो ये वाली रिएक्शन आपने एस ब्लॉक एलिमेंट 11th में भी पढ़ी होगी, बट इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार काम में आएगी, देख लो एक बार काम में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैग्नीशियम बर्न्स इन डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी वही है, लेकिन आप देखो वहां पर सोडियम जो था, वहां पर जो सोडियम था वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए वहां पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जा रहा था। लेकिन यहां पर मुझे मैग्नीशियम को थोड़ा सा हीट करना पड़ रहा है, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना पड़ रहा है, तब जाकर, आई रिपीट, तब जाकर ये इसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक उसी तरह अब आप देखो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही आते हैं, बट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम उनके मुकाबले कम रिएक्टिव है, इसीलिए देखो आपको इनको भी थोड़ा थोड़ा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन रिएक्शन डायरेक्ट है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, आयरन ऑक्साइड बनेगा। बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी रिएक्शंस है। ऑक्सीजन बड़ा अच्छा टॉपिक है, कुछ करना नहीं होता इसके अंदर। अब कुछ नॉन मेटल्स के साथ सर रिएक्शन बता दो, जी हाँ तुमको नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। नॉन मेटल में भी जैसे उधर मेटल में क्या एक्सेप्शनल केसेस थे, एक तो तुम्हारा गोल्ड था और एक तुम्हारा प्लेटिनम था, ये दो एक्सेप्शनल केसेस थे, बात मानते हो मेरी, है ना, एक्सेप्शनल केसेस थे। वैसे नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे तुम्हारे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी लगभग के सबके साथ रिएक्शन करते। जैसे डाईहाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या ये आराम से रिएक्ट हो जाएगा? नहीं, अगर ऐसा होता ना तो गड़बड़ हो जाती। तो कभी तुम्हारे रूम में हाइड्रोजन है, हाँ सर रूम में हाइड्रोजन तो होगी, ऑक्सीजन तो बहुत है 21%, तो जब ये दोनों गैसेस मेरी नाक के पास आएगी और मान लो टकरा गई तो ये तो पानी बन जाएगा और पानी खींच लूंगा मैं, तो ऐसे तो मर जाऊंगा मैं। तो ऐसा नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है, आपको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर जोड़ के पानी बनाना है तो बेटा इतने हाई टेम्परेचर पे या हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने प्लेनेट अर्थ पे भी, हमारे प्लेनेट पे भी जो वाटर आया है वो अर्थ के एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से आया है। मतलब हमारी जो अर्थ जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, जिसको बोलना चाहिए जब बहुत ज़्यादा, जब अर्थ गैस का गोला थी और जब अर्थ एक आग का गोला थी, जब अर्थ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, हज़ारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, तब वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तब वाटर के वेपर्स बन गए थे। फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी होना शुरू हुई, ठंडी हुई तो ये वाटर कंडेंस हुआ और कंडेंस होने के बाद ये लिक्विफाई हो गया, इसीलिए हमारे पास में आज पानी अवेलेबल है। समझ रहे हो बात को? तो ये एक अच्छी रिएक्शन है जिसे हमें याद रखना है। डाइनाइट्रोजन के साथ में भाई बहुत ही सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। मैं तुमको जब नाइट्रोजन पढ़ाया था, डीजी बोर्ड पे पढ़ाया था, अगर आप याद करो तो हमने देखा था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी बनता है, N2O3 भी बनता है, N2O4 भी बनता है, N2O5 भी बनता है। इतने ऑक्साइड्स बनते हैं, इतने सारे नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन काम का क्या होता है, ये तुम्हारे एयर में भी डाइनाइट्रोजन घूम रहा है, तुम्हारे एयर में ऑक्सीजन घूम रहा है। 3300 केल्विन का टेम्परेचर, सर 3300 केल्विन का टेम्परेचर तो सर सन पे भी होता है, तो क्या अर्थ पे इतना टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल है? नहीं। वैसे तो चाइना ने आर्टिफिशियल सन भी बना लिया है, लेकिन चलते फिरते घूमते इतना पॉसिबल नहीं है। तो सर इतना टेम्परेचर कहाँ से आता है? जब तुम्हारे आसमान में बिजलियां कड़कती है, उस समय इतना टेम्परेचर क्रिएट होता है। उस समय तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो कंबाइन होकर NO बना लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर बात, अच्छे तरीके समझ में आ गई? अच्छा, सल्फर के साथ अगेन अगर आपके पास में सॉलिड सल्फर है, ऑक्सीजन गैस ले लो, उसको हीट कर लो, SO2 बन जाएगा। आप लोग ये भी जानते हैं सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कभी कभी SO3 भी बना लेता है।
तो मैं इसको बैलेंस कर दूं तो ये बैलेंस हो गया। तो कभी कभी ये भी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों बनते हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे। अब देखो कार्बन के साथ मेरे प्यारो, मेरे राजदुलारो, मेरे बकासुरो, ऑक्सीजन कार्बन के साथ देखो, अगर तुमने लिमिटेड ऑक्सीजन रखी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगर ये कंबशन कैटेगरी में लूं तो इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कंबशन कैसा है, इनकम्प्लीट है, तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। लेकिन अगर मान लो कार्बन के साथ में मैं एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन ले लूं तो फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फास्फोरस के साथ में 5 ऑक्सीजन कंबाइन होकर P4O10 का फॉर्मेशन करता है। कितनी इजी केमिकल रिएक्शंस है, बहुत इजी केमिकल रिएक्शंस है, इनमें कुछ भी खास रटने की या कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। अब ये तीसरी केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स के साथ। जैसा भी मैंने तुमको पहले मेटल पढ़ाया, फिर नॉन मेटल पढ़ाया, अब अपन कंपाउंड्स देखते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और अगर आपने उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा, भाई कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड, देखो तो ये इजीली रिएक्शन नहीं होती है। मतलब जैसे जैसे आप चीज समझते हो, जैसे जैसे चीज कॉम्प्लेक्स होती जाती है, रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है और हमको उसके अंदर फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और कैटलिस्ट का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो एट लगभग 723 केल्विन्स 2 atm का प्रेशर एंड प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट जब आप यूज करोगे तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपकी जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की प्रोसेस होती है, अच्छा देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिखा हुआ भी है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा स्लाइड्स के फॉर्मेट में। हम पी ब्लॉक में आगे देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो वहां पर ध्यान रखना 3 स्टेप तो आ गई, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ये सब कंडीशंस ले ली, SO3 बन गया, बस हो गया, प्रोसेस हो गई, डन, खत्म, चकाचक। तो तुमने ऑलमोस्ट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस भी सीख लिया बनाना। तो ये भी एक अच्छी प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड में और अच्छे तरीके से सामने आएगी। अच्छा, ये रिएक्शन भी बहुत जरूरी है, इस पर कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये एसिड के फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि ये गैस है, तो मैं इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकता हूं। तो जब, अच्छा ध्यान रखना, गैस है तो एसिडिटी नहीं है, ये जब पानी में जाएगा, जब ये एक्वस फॉर्म में जाएगा या जब ये लिक्विड फॉर्म में जाएगा तब ये अपने H+ को डोनेट करेगा, तब ये लिक्विड है, तब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अभी अगर गैस लिखा हुआ है ना तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इस बात का ध्यान रखना। इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करो, वही 700 केल्विन टेम्परेचर और कॉपर क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट CuCl2, तो तुमको वाटर मिल जाएगा और क्लोरीन बाहर हो जाएगा। इनफैक्ट ये डिस्प्लेसमेंट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन हो गई। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल ने लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, H2O और HCl बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इस पर भी सवाल आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एंड प्रोबेबिलिटी तो क्या बोलूं, पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। देखो क्या रहेगा, जब आप अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो एट 1100 केल्विन्स एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ प्लेटिनम गॉज लिया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर, तब देखो क्या होता है, यहां से 5 2 10, यहां पर तुम्हारे पास में 10 ऑक्सीजन है, यहां पर तुम्हारे पास में 4 नाइट्रोजन है। तो बेटा यहां से 4 नाइट्रोजन, 10 में से 4 ऑक्सीजन लेके 4 NO बन के बाहर हो जाएगा। अब 4 ऑक्सीजन जाने के बाद यहां पर बचे 6 ऑक्सीजन, यहां पर 6 या 12, यहां पर बचे 12 हाइड्रोजन। ये 2:1 के रेशो में, देखो 12:6,
यानी 2:1, यानी पानी बनाएगा, 6 मोल्स पानी बन के बाहर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस प्रोसेस से हम लोग, याद करो जब मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन ग्रुप पढ़ा रहा था, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ओसवाल्ड प्रोसेस पढ़ाई थी। ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस में हमने इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को आगे ले जाकर नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाया था। सब इंटरलिंक्ड है, याद होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सब इंटरलिंक्ड है। ये देखो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या ही बोलूं अब मैं। सिंपल कंबशन है, भले ही तुम्हारा सैचुरेटेड हो, बेटा सैचुरेटेड का मतलब जानते हो ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड वाला जो तुम्हारा कार्बन हो वो, या अनसैचुरेटेड जिसमें या तो तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाए या तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ये सब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन के साथ जलेंगे और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना कर देंगे। ये थोड़ा गलत हो गया है, दिस इज वाटर, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, दिस इज वाटर, है ना। अब यहां पर आप देखो इंथैल्पी, देखो नेगेटिव वैल्यू, व्हाट डू मीन बाय दिस नेगेटिव वैल्यू? इस नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? यानी रिएक्शन पूरी एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हेवीली एक्सोथर्मिक। तभी तो आप देखो कि आपके जितने भी ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब बहुत अच्छे फ्यूल्स हैं भाई। तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बायोगैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, LNG, सभी तो फ्यूल है, क्योंकि सब हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एनर्जी छोड़ते हैं और वही एनर्जी से हमारी गाड़ी चलती है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इसको पॉइंट को नोट कर लो, क्योंकि अभी जब अपन नेक्स्ट ओजोन वगैरह का भी देखेंगे आगे, तब ये काम में आएगा। जैसे तुम लोग अगर ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब कि आपको हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। देखो जब हमारी अर्थ बनी तो बहुत बिजलियां वगैरह कड़कती थी, बहुत इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता था, बहुत हाई टेम्परेचर होता था। तो जो ऑक्सीजन नामक गैस थी वो ओजोन में भी बदलने लगी, एंड इसी ओजोन ने फाइनली हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर लिया। तो क्या है, ओजोन का फॉर्मेशन भी हमारी अर्थ पर होने वाले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। तो हम लोग चाहें तो लैब में इसको बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस केमिकल रिएक्शन की जो ईल्ड होती है वो बहुत लेस ईल्ड होती है, मतलब इससे जो ओजोन की मात्रा बनती है वो बहुत कम बनती है। मतलब अगर तुम 100 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो शायद 10 ग्राम ही ओजोन बनेगी, बहुत कम होती है। अब अपन थोड़े से इसके यूजेस देख लेते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। हमारा इसी के साथ डाई ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो ये फायदा है बस मेरे डीजी बोर्ड का कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो जल्दी हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फ्यूल का रॉकेट्स के। ऑब्वियसली लिक्विड ऑक्सीजन एक बार अगर टूटा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हीट निकलेगी 423 केल्विन्स की, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी रॉकेट को ऊपर जाने में। दूसरा, ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटाइलिन गैस ड्यूरिंग वेल्डिंग या कटिंग पर्पस। आप देखना जो वेल्डर्स लोग जो वेल्डिंग करते हैं ना, तर 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 तर, तो क्या होता है भाई, लोहे का अगर तुम्हारा ये आयरन का पीस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 700-800 डिग्री सेल्सियस है। हल्के से स्पार्क में, हल्के से चटके में क्या लोहा वेल्ड हो जाता है? नहीं। लोहा पिघल सकता है? नहीं, पर सर वेल्ड तो हो जाता है। वेल्डिंग तो टाका तो ऐसे ही मार देते हैं। तो एक्चुअली वेल्डिंग मशीन के अंदर एसिटाइलिन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? एसिटाइलिन गैस होती है। एसिटाइलिन बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब हम इस पर टाका लगाते हैं, जब हम इस पर टर 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 स्पार्क लगाते हैं, तो स्पार्क आप इस लोहे की सरफेस पे लगा रहे हो, आसपास ऑक्सीजन गैस की मात्रा तो है, 21% ऑक्सीजन है और ये एसिटाइलिन है। तो ये एसिटाइलिन इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है। कब? जब आप स्पार्क मारते हो। तो जब आप स्पार्क मारते हो ना, तर तर, वो स्पार्क लोहे को मेल्ट करने के लिए नहीं होता, वो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को रिएक्ट करके
ऑक्सी एसिडाइलिन गैस या ऑक्सी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी इन्वायरमेंट में तो वो गैस बनाता है। फिर ये गैस इस लोहे के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के काम में आती है। इससे लोहे का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है और वो जो अगली बार तर से स्पार्क मारता है उसमें वो लोहा मेल्ट होके अटैच हो जाता है और तुरंत वापस से कड़क हो जाता है, वापस से कड़क हो जाता है, कुछ मिनटों में कड़क हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैस टेम्पररीली वहां पर होती है, गैस के साथ में लोहे के ऊपर स्पार्क मारा, वो मेल्ट हुई, चिपका, ये गैस उड़ी, वो वापस कड़क हो गया, इसलिए फटाफट वेल्डिंग होती है। तीसरा, ऑक्सीजन मिक्स्ड विद हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मतलब समझे? चैप्टर 2 सॉल्यूशन, डीप सी डाइवर्स, बेंड्स, शरीर में बेंड्स आने लग जाते हैं डीप सी डाइवर के। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको टांग के वो पानी में कूदते हैं, पानी में कूदते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को अगर मैं 100% टैंक में भर लूं तो हाई प्रेशर की वजह से वो फूट जाएगा। तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए उस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन भरा जाता था। नाइट्रोजन की वजह से बॉडी में बेंड्स आने लगते थे, बॉडी में दुखता था, क्योंकि ऑक्सीजन के मुकाबले नाइट्रोजन ब्लड में लेस सॉल्यूबल है। वो तो पानी के अंदर होते हैं, हाई प्रेशर में सॉल्यूबलाइज हो जाती है, लेकिन जब तुम धरती पर आओगे, सरफेस पर आओगे, 1 atm प्रेशर पे आओगे तो नाइट्रोजन निकलने की कोशिश करेगी, तो वो तुम्हारे शरीर में दर्द प्रोड्यूस करती है। तो नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करके आजकल CO2 और हीलियम का लेवल बढ़ाने लगे। दोनों हमारे लिए नॉट हार्मफुल है। CO2 तो बॉडी में बनती है, सरफेस पे आओगे निकल जाएगी, थोड़ी उबासी वगैरह आएगी, थकान आएगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट, लिक्विड नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद फाइनली डिवाइडेड कार्बन। बिल्कुल बारीक पीसे हुए कार्बन के साथ इसको अगर आप मिला लो तो कोयले की खदान में ये डायनामाइट का काम करता है। इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है कि जोरदार धमाका होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर, हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, डाई ऑक्सीजन खत्म होता है। नाउ मैं आपसे मुलाकात करूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट के अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा ऑक्सीजन फैमिली के आगे वाले कंपाउंड, जैसे कि H2SO4, सल्फर। अभी ग्रुप 16 बचा हुआ है, बट अपन उसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों।